जो पार्ट वन था तो उसमें मैंने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, तो जो अपडेटेड पॉलिटी था वो डिस्कस हो गया था, और जो पीटी 365 में इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस, जुडिशरी, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, तो ये सब पार्ट्स को डिस्कस करना है। तो वो सब स्टार्ट करते हैं। तो ये पेज नंबर है 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सोशल इशूज़ का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, कल्चर का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, और पॉलिटी पार्ट वन का वीडियो डाल चुका हूँ। ये पॉलिटी पार्ट टू का वीडियो है। इसके साथ पॉलिटी हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा, और आपका सोशल इशूज़ हो जाएगा। तो बचेगा अब आईआर, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, और उसके बाद एक बचेगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद आप बताइएगा कौन सा सेक्शन मैं ले लूँ सबसे पहले। और टारगेट था कि 20 तक पूरा हो जाए, लेकिन ठीक है, टारगेट फिर भी अभी रखूँगा कि ये चारों 20 तक मैं डाल दूँ। अगर नहीं डाल पाऊँ तो एटलीस्ट हाँ, इस महीने के एंड तक तो डाल ही दूँगा। और सोच रहा हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले ले लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या लूँ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जो उसका पीडीएफ है ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, कल्चर, पॉलिटी और सोशल इशूज़ का जो पी टी 365 है, और अपडेटेड वन जो आया उसमें भी इन तीनों सेक्शन जो हाईलाइटेड है तो वो मैं डाल चुका हूँ। तो आपको हाईलाइटेड वर्जन टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ, और अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के। और उसके अलावा अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा, तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब ये स्टार्ट करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो रिफॉर्म इन द सेवन्थ शेड्यूल। अब सेवन्थ शेड्यूल में आता क्या, आपका 3 लिस्ट आता है, यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट आता है, कंकरेंट लिस्ट आता है। तो अब यहाँ पे राशनल क्या है, कुछ भी चीज़ों को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में रखने का। यूनियन लिस्ट में रखने से फ़ायदा क्या होता है, कुछ वैसे मुद्दे जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आर्मी हो गया, नेवल फोर्सेस हो गया, तो वो सब वहाँ पे हैं। और फिर जहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की ज़रूरत है तो वो हम स्टेट को दे चुके हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया, पुलिस हो गया। कुछ कुछ होता है जहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत होती है, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो वहाँ पे उसको हम कंकरेंट लिस्ट में डाल चुके हैं। तो आर्टिकल एक्चुअली 246 है जो 7 शेड्यूल से डील करता है। आर्टिकल 248 है, जो भी इन शेड्यूल में नहीं आता है उसको मानते हैं सब्सिडरी लिस्ट में आता है, डेट इज़ वो पावर लॉ बनाने की सेंटर के पास हो जाएगी, पार्लियामेंट के पास हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर इवोल्यूशन रहा था। और इस पर्टिकुलर लिस्ट से रिलेटेड अब यहाँ पे इसको जो हम बोल देते हैं, एक चीज़ होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, और एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स रिलेटेड है, कि जो पार्लियामेंट नहीं कर सकती है वो, जो डायरेक्टली नहीं कर सकती है वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट लॉ ऐसा बना दे कि नहीं नहीं बेसिक स्ट्रक्चर इनवैलिड है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दे, तो वो भी स्ट्राइक डाउन कर देगा जुडिशरी, क्योंकि जो डायरेक्टली नहीं कर सकती वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकती। लेट से ठीक है, ये तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली करे कि एक्चुअली कुछ लॉ बनाए और उसके मेन मुद्दा कुछ और, लेकिन बीचों बीच एक लाइन डाल दे कि हाँ पार्लियामेंट इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती है, इवन दो ही बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर दे, तो भी कोई मतलब नहीं होगा। व्हाट कैनॉट बी डन डायरेक्टली कैनॉट बी डन इनडायरेक्टली। और पिथ एंड सब्सटेंस होता है, पिथ जो हो गया एक्चुअली ट्रू नेचर, सब्सटेंस हो गया जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, तो वो कहाँ लाई करता है, ये एक्चुअली फेडरल प्रिंसिपल से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कम्युनिकेशन आपका ये यूनियन लिस्ट में है, और आपका पुलिस स्टेट लिस्ट में है, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर पुलिस कोई लॉ बनाती है और पुलिस को कुछ पावर्स दे देती है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड पार्लियामेंट लॉ बनाती है, पुलिस को पावर दे देती है, तो अब बोलेंगे अच्छा कम्युनिकेशन तो ठीक है पार्लियामेंट बना सकती है क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में, पुलिस तो स्टेट लिस्ट में, कैसे पुलिस को कुछ पावर दे दी। तो अगर इसेंस उस एक्ट का अगर यूनियन लिस्ट में लाई कर रहा है तो थोड़ा सा इंक्रोचमेंट स्टेट लिस्ट में चल जाता है, क्योंकि जो ट्रू नेचर है, जो इसेंस है, जो मेन सब्सटेंस है उस बिल का, वो यूनियन लिस्ट में लाई कर रहा है, तो थोड़ा इंक्रोचमेंट जायज होता है, क्योंकि इतना कंपार्टमेंटलाइजेशन हो नहीं पाता है पॉसिबली प्रैक्टिकली। उसके अलावा अब यहाँ पे देखिए जो ये जो जर्नी थी, तो ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 ब्रॉट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विथ इंडियन रिप्रेजेंटेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विथ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जो आया आपका 1882 में, तो ये तो इलेक्टेड म्यूनिसिपल काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट
बोर्ड्स वगैरह आ गए थे। 1909 में क्या हुआ था कि जो प्रोविंशियल काउंसिल्स था उसमें और भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन आया। उसके बाद यहाँ पे 1919 में तो डायरकी आ गई थी, और फिर उसके बाद 1935 में डायरकी एबोलिश होती है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है आपके, डिफेंस आ गया, फॉरेन अफेयर्स आ गया, रेलवेज आ गया, बैंकिंग आ गया। तो ओरिजिनली एक्चुअली 97 थे, अभी 100 है। स्टेट लिस्ट में अगर बात करें तो पब्लिक ऑर्डर आ गया, पुलिस आ गया, पब्लिक हेल्थ आ गया, सैनिटेशन आ गया, गैम्बलिंग बेटिंग आ गया। तो ओरिजिनली 66 थे लेकिन अब 61 है। और कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 थे, अभी 52 है। क्या क्या आता है, एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब उसके बाद 7th शेड्यूल को अमेंड करने की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे अगर अमेंड करेंगे तो ये जो होगा, अगर आर्टिकल 368 के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट तो चाहिए, डेट इज मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विथ 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड टुगेदर विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए, क्योंकि अब फेडरलिज्म इम्पैक्ट होगा। जब भी हम स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, डेट मीन्स मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, यही होता है स्पेशल मेजोरिटी जब भी पार्लियामेंट की बात करते हैं। वो भी चाहिए, साथ में कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फेडरलिज्म का प्रिंसिपल इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब कौन कौन में इस तरह का अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे अगर 368 में दो तरह का अमेंडमेंट होता है कि स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स किसमें रिक्वायर्ड होता है, तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि इसमें फेडरलिज्म इम्पैक्ट होता है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी वोट करते हैं। एक्सटेंट एंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फेडरलिज्म का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स प्रोसीजर। आर्टिकल 368 को भी अगर अमेंड करना है तो इसी प्रोसीजर से अमेंड करते हैं। उसके अलावा जो अब 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यहाँ पे है ना स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी 3 तरह की होती है। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, वो केवल प्रेसिडेंट को इम्पीच करने में चाहिए। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो 2 केस में चाहिए, जब राज्यसभा अपना पावर एक्सरसाइज करता है। एक आपको ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए रिजोल्यूशन पास करना, या फिर किसी स्टेट लिस्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्लियामेंट को लॉ बनाना है तो उसके लिए रिजोल्यूशन राज्यसभा पास करता है, उसमें भी 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से वोट करना होता है। बाद बाकी स्पेशल मेजोरिटी में हाफ ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस होता है, बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। उसके अलावा जो डिस्प्यूट्स वगैरह है, अब सतलज यमुना लिंक कैनाल देख लेते हैं। अब ये स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट होता है। तो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट 2 तरह का, लैंड का है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेलगांव जो डिस्प्यूट है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। उसके अलावा रिवर्स का होता है। तो रिवर्स का देख लेते हैं। यहाँ पे सतलज यमुना लिंक के बारे में वो न्यूज़ में चल रहा था। तो इसमें क्या ये डिस्प्यूट कौन स्टेट के बीच में है, तो हरियाणा और पंजाब के बीच में। कहानी इसकी ऐसी है कि 1960 से पहले एक ही पंजाब होता था, तो हरियाणा वाले रीजन को पानी, साउदर्न पंजाब को पानी आसानी से मिल जाता था। उसके बाद जब 1966 में क्या होता है कि स्टेट बाइफर्केट हो जाता है। तो उसके बाद क्या है कि पंजाब को आसानी से पानी तो मिल जाता था सतलज से, लेकिन हरियाणा वाले रीजन को नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद प्लान क्या किया गया कि एक कैनाल बनाई जाएगी जो सतलज और यमुना को लिंक की जाएगी। इट इज अ proposed 214 kilometer long canal connecting Satluj and Yamuna rivers, which was planned in 1966 after the state of Haryana was created from Punjab. अब यहाँ पे इसमें से क्या है कि रावी ब्यास वाले रिवर सिस्टम से पंजाब हरियाणा को पानी देगा। तो ये जो कैनाल बनाना था, तो हरियाणा ने अपने साइड का कैनाल 1980 तक बना लिया। उसके बाद फिर पंजाब ने अभी तक नहीं बनाया, और पंजाब बार बार ये सुप्रीम कोर्ट जाता है इस मुद्दे को लेके। और पंजाब का कहना है कि ऑलरेडी वो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो अब वो हरियाणा को पानी नहीं दे सकता है। और ये पंजाब और हरियाणा के बीच में एक क्रिटिकल इशू है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। अब जो मेजर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स है, तो सब नाम आप देख सकते हैं। मेजर मेजर रिवर्स में सब जगह डिस्प्यूट है ही है। और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कि जो वाटर है
यूनियन लिस्ट में एंट्री 56 देखेंगे, दैट इज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। और स्टेट लिस्ट में देखेंगे एंट्री 17 है, वाटर सप्लाईज, इरिगेशन एंड कैनाल्स ड्रेनेज। तो इरिगेशन जो आता है वो आपका स्टेट लिस्ट में वाटर आ जाता है। आर्टिकल एक फिर 262 है, वो बोलता है कि अगर कोई इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट होगा तो उसका एडजुडिकेशन के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, और इवन वो सुप्रीम कोर्ट को भी बोल सकता है कि उसका जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 स्पेशल लिव टू पिटिशन के तहत जुरिस्डिक्शन ले लेता है। और उसके बाद इसी आर्टिकल 262 के तहत पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। एक रिवर बोर्ड्स एक्ट भी बनाया था, जिसके तहत आज तक कोई भी एक भी रिवर बोर्ड नहीं बना है। अब जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बना था, तो उसके तहत वेरियस ट्रिब्यूनल्स, एडहॉक ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए गए थे। एडहॉक होता है कि जब भी डिस्प्यूट होता है तो बना लेते, कोई एक परमानेंट ट्रिब्यूनल नहीं है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। एक होने लगा कोई एडहॉक ट्रिब्यूनल था, परमानेंट नहीं था। उसके बाद बार बार हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते थे, तो फाइनल डिसीजन जो ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड था उसको फाइनल नहीं माना जाता था। उसके अलावा कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं था, प्रॉब्लम होती थी, स्टेट्स डेटा नहीं देते थे, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज या टेक्निकल टीम नहीं होती थी उन ट्रिब्यूनल्स के पास। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। तो उसके बाद हाल में ये एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके तहत क्या है कि एक परमानेंट ट्रिब्यूनल होगा, एक सिंगल ट्रिब्यूनल होगा जो सारे डिस्प्यूट्स को सुनेगा। एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया है, उसका अवार्ड जो होगा, जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और कहीं आप अपील नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे, एसेसर्स वगैरह होंगे, डेटा स्टेट्स को देना होगा। तो ये सारा प्रोविजन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है। उसके अलावा जो अगला आप न्यूज़ देख लेते हैं, 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए न्यूज़ है क्योंकि झारखंड असेंबली ने अभी एक बिल पास किया है जिसमें रिजर्वेशन को 77% कर दिया है, और उसको 9th शेड्यूल में रखने की कोशिश कर रही है। 9th शेड्यूल में रखने की कोशिश झारखंड गवर्नमेंट इसलिए करवा रही है, अब ये करेगा तो पार्लियामेंट ही करेगा, कि 9th शेड्यूल में वो इम्यून हो जाएगा। अलग बात है कि IR कोयलो केस बोलता है कि वो फिर भी इम्यून नहीं होगा। तो जो 9th शेड्यूल था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत लाया गया था नेहरू के टाइम में, और ये ऑलरेडी ये सवाल आ चुका है UPSC के प्रीलिम्स में। IR कोयलो केस क्या बोलता है कि अगर आप जो डेट है सितंबर 1973 उससे पहले रख दिए तो कोई बात नहीं, उसके बाद रखी हो तो फिर चैलेंज तो होगा ही होगा। अब अफस्पा के बारे में न्यूज़ है कि अफस्पा वाज रिमूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पार्ट्स ऑफ असम, नागालैंड एंड मणिपुर। ठीक है, विद दिस AFSPA remains in force in these 3 states as well and in parts of Arunachal Pradesh too. JNK too has a similar act. तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का एक्ट और जम्मू कश्मीर का एक्ट है, दोनों एक्ट ही अलग अलग है। और अभी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, नागालैंड में, मणिपुर में है और जम्मू एंड कश्मीर में है। AFSPA क्या होता है, इसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है आपका सेक्शन 3 कि आप डिस्टर्ब एरियाज डिक्लेयर किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा आप डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करेंगे। डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करते हैं सेक्शन 3 के तहत। तो आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिल जाती है सेक्शन 4 के तहत। उसके अलावा इम्यूनिटी भी मिल जाती है सेक्शन 6 के तहत कि कुछ गलत काम करेंगे तो भी इम्यूनिटी है, लेकिन इस इम्यूनिटी को स्ट्राइक डाउन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इंटरस्टेट काउंसिल जो होती है वो आर्टिकल 263 के तहत बनती है। पहली बार जो बनी थी इंटरस्टेट काउंसिल सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनी थी। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, सारे चीफ मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर्स होते हैं। आर्टिकल जो है इसका 263 है। यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी होते हैं। अब ये 3 पर्पस के लिए बनाई जाती है। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, वैसे मुद्दों पे बात करने के लिए जिसमें स्टेट्स का कॉमन इंटरेस्ट हो, और इन ऑर्डर टू इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। ये 3 चीज़ लिखा गया, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अब 25 ईयर्स हो चुका है इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट का। अब 2 ग्रुप्स है NSIN का, NSCN का, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का। एक इसाक मोइवा है और एक खापलांग है। खापलांग अभी भी वायलेंस करता है। इसाक मोइवा 1997 में सीज फायर साइन कर लिया था। 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन हो गया था, लेकिन अभी तक फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नागालैंड की डिमांड की जा रही है, नागा फ्लैग की डिमांड की जा रही है, एक सेपरेट नागा कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिमांड की जा रही है। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। अब क्या होता है कि जब ये जो ग्रांट्स दिए जाते हैं आर्टिकल 275 के तहत दिए जाते हैं। आपको पता होगा 275 के तहत आप लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे।
अब ये ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, तो अब किस किस स्टेट्स में होती है? तो असम में होती है, मिजोरम में होती है, मेघालय में होती है और त्रिपुरा में होती है। टोटल 10 है। असम में 4 है, बाद बाकी में नहीं एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है किस में कितनी कितनी है, तो टोटल 10 है, इतना मेरे को याद है। अभी क्या है कि खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने अपोज क्या कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स डील टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट विद असम। असम और जो मेघालय हैं, दोनों बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना चाह रहे थे, तो वो एडीसीज ने अपोज किया है। एडीसीज को क्या बोलते हैं कि स्टेट्स इन मिनिएचर, क्योंकि इनके पास जुडिशियल पावर्स भी होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे? तो टैक्स की लेवाई कर सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस भी पास कर सकते हैं जिसका लगभग लॉ की तरह इफेक्ट होगा, और इनके पास कुछ क्वाजी जुडिशियल पावर भी होती है। अब इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं एडीसी में, जिसमें 4 जो होता है वो गवर्नर नॉमिनेट करता है और 26 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। और गवर्नर इन एडीसीज का नाम और एरिया को चेंज कर सकता है। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरियाज और चेंज द नेम्स ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। महाजन कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ये जो बेलगांव डिस्प्यूट है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, तो उससे रिलेटेड था। तो उसने बोला था बेलगांव जो है कर्नाटक के पास ही रहना चाहिए, तो इसको लेके फिर महाराष्ट्र जो था वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया था। अब जुडिशरी का चैप्टर अब देख लेते हैं। जुडिशरी में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है? एक्चुअली ये रिट जुरिस्डिक्शन ही होता है। आर्टिकल 32 और 226 का यूज़ किया जाता है ये हाई कोर्ट्स में, ये सुप्रीम कोर्ट्स में। लेकिन यह लोकस स्टैंडाई नहीं होता है कि कोई बंदा किसी दूसरे तबके के लिए भी फाइट कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्रिजनर्स के लिए कर सकता है, या फिर जो इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए कर सकता है। तो उसमें लोकस स्टैंडाई का कंसेप्ट नहीं होता है। अब ये पहला जो पीआईएल फाइल हुआ था हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो अंडर ट्रायल से रिलेटेड था। 1979 में वो पीआईएल फाइल किया गया था। उसके अलावा पीएन भागवती, वी आर कृष्ण अय्यर, ये सब इंपॉर्टेंट जजेस थे जिन्होंने पीआईएल को फर्दर प्रमोट किया। और अधिकतर पीआईएल में इन्वायरमेंटल केसेस आते हैं, जैसे एमसी मेहता केस है, गोदावर्मन केस है, ये सब को आप रिलेट कर सकते हैं। और आर्टिकल 39 ये क्या बोलता है? फ्री लीगल एड। तो इस तरह से इसको प्रमोट करने का भी एक ये जरिया है, लेकिन इसका मिसयूज़ काफ़ी होता है। होता क्या है कि अब कोर्ट्स के अंदर ये मिसयूज़ होता है, ऑलरेडी बर्डन बढ़ते जाता है कोर्ट्स के ऊपर। ऑलरेडी इतने केसेस बैकलॉग में है, उसके बाद कोर्ट्स के ऊपर बर्डन बढ़ते जाता है। उसके अलावा कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे एक एमसी मेहता केस है 1987 का, जिसमें जो गंगा वाटर पॉल्यूशन होता था कानपुर टैनरीज के द्वारा, कानपुर लेदर इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट था। पहले पेट्रोल में लेड भी डला होता था, तो अब अनलेडेड पेट्रोल आने लगा, वो भी एक सेपरेट एमसी मेहता केस था। ताज ट्रेपेजियम बना था ताजमहल के चारों तरफ, वैसा एरिया ताज ट्रेपेजियम जहाँ पे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं होगी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ताजमहल, तो वो भी एक एमसी मेहता केस की वजह से हुआ था। एक ओलियम गैस लीक केस था, तो वो भी आप पढ़िएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट था। तो ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं पीआईएल का। पीआईएल किसके द्वारा फाइल किया जा सकता है? एक सिटीजन के द्वारा भी, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी, और कोर्ट सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। अब ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्राइब्यूनल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 323A है और 323B है। उसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेट किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। अब ऑलरेडी चंद्र कुमार केस आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते होंगे कि अगर जो भी ट्रिब्यूनल्स का जजमेंट होता है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में। ठीक है। अब जो एनजीटी है वो जो केस सुनता है वो 7 लॉज के रिस्पेक्ट में वो केस सुनता है। कौन कौन है? तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन वाला जो सेस एक्ट है वो है, एक एयर वाला एक्ट है, एयर पॉल्यूशन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, एफआरएस से रिलेटेड या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से रिलेटेड एनजीटी नहीं सुन सकता है। ये चंद्र कुमार केस बताया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो इन ऑर्डर टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल्स।
अब ट्रिब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑलरेडी 2016 में एक सवाल आया था कि क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती है। तो अब हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के पावर, ये जो अगर आप चार्ट अगर आपको अच्छे से रटा है तो आप अच्छे से बता सकते हो। हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाता है, ये जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट बनाता है। पर्पस क्या होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक मैटर्स डील करता है ट्रिब्यूनल्स, लेकिन ये सारे मैटर्स डील करेगा। कॉम्प्लायंस यहाँ पे जो होता है प्रोसीजरल कोड्स होता है, सीआरपीसी सीवीसी, यहाँ पे नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। उसके अलावा मेंबर्स यहाँ पे जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं, यहाँ केवल जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। पावर्स क्या होता है, लिमिटेड टू पावर्स, लिमिटेड टू द लॉज अंडर विच दे आर सेट। जैसे जो एनजीटी है वो केवल 7 लॉज के अंडर ही पावर है। यहाँ पे पावर टू यूज ऑल इनेक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, एनजीटी बनाया गया था 2010 के एक्ट के द्वारा, जिसमें चेयरपर्सन होता है जो गवर्नमेंट बनाती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें 10 to 20 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं और 10 to 20 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। टर्म होता है 5 ईयर्स का। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, एंड जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। भले वो अलग बात है, वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स है उसके बारे में यहाँ पे आप देख लीजिए। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है, सैट है, आपका वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। अब एक एक्ट आया था, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। अब इसमें क्या है कि ये पहले एक ऑर्डिनेंस आया था तो उसको तो ठीक है रिप्लेस कर दिया गया। अब कुछ एपेलेट बॉडीज़ को डिसॉल्व करने का सोचा गया, जैसे एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर सिनेमाटोग्राफ एक्ट अब हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके अलावा एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बैठाई जाएगी जिसका काम होगा सेलेक्ट द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, अब उस पैनल में कौन कौन होगा, सीजीआई होगा या वैसा वो जज अपॉइंटेड बाय हिम, 2 सेक्रेटरीज होंगे नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अलावा एक सीटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन होगा और रिटायर्ड एससी जज होगा। ठीक है, और इन केस अगर टाई हो जाता है तो 2 सेक्रेटरी है और एक तरह से 2 जज है, टाई हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में कास्टिंग वोट होगा सीजीआई के पास। तो सीजीआई और जज अपॉइंटेड बाय हिम है, 2 सेक्रेटरी है, सीटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जो चेयरपर्सन होता है वो भी अब रिटायर्ड जुडिशियल पर्सन ही होता है। तो 2 जज हैं और 2 सेक्रेटरीज हैं, तो दोनों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। और प्राइमेसी किसको दी गई है, सीजीआई को दी गई है, जुडिशरी को ही दी गई है, देनी भी चाहिए क्योंकि अब ट्रिब्यूनल्स ऑलरेडी मिनिस्ट्री के अंडर होता है, बहुत गवर्नमेंट का केसेस होता है। जज भी अगर खुद एग्जीक्यूटिव चूज करे तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होगा। यू कैनॉट बी ए जज ऑफ योर ओन केस और यू कैनॉट सेलेक्ट ए जज ऑफ योर ओन केस। जज हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव्स का केस भी है और एग्जीक्यूटिव्स जज भी अपॉइंट करे तो ये गलत हो जाएगा। तो जुडिशरी को ही प्राइमेसी देना चाहिए इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द ट्राइब्यूनल्स। इट कंटेन्स टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन 4 ईयर्स है और मैक्सिमम ऑफ 70 ईयर्स तक रह सकते हैं। मेंबर्स के लिए है 67 ईयर्स विथ प्रोविजन फॉर री अपॉइंटमेंट। अब मिनिमम एज भी है 50 ईयर्स। तो ये वाला पर्टिकुलर आप एक्ट याद कर लीजिएगा। ट्रिब्यूनल्स रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होती है कि ऑलरेडी पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वैकेंसी होती है। उसके अलावा हाई कोर्ट्स वगैरह में भी पेंडेंसी बढ़ जाती है। रीजन में चंद्र कुमार केस क्या कर दिया है कि अब अपील आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम क्या होती है कि काफ़ी ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन होता है, जैसे एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है, नेशनल एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल भी है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट में कभी कभी, अब तो ठीक है सही हो गया, पहले प्रॉब्लम होती थी कि एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा से होता था तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता था दैट यू कैन नॉट बी ए जज ऑफ योर ओन केस या यू कैन नॉट अपॉइंट ए जज ऑफ योर ओन केस। ठीक है, अब स्पीकर भी ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करता है किसमें, 10th शेड्यूल वाले केसेस को से रिलेटेड। तो बहुत जगह ये भी बोला गया है कुछ कुछ कमिटीज़ के द्वारा कि ये पावर इलेक्शन कमीशन को दे देनी चाहिए। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड ये जजेस केस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जज केस है 1981 का एसपी गुप्ता केस। इसमें क्या बोला, जो प्रेसिडेंट जो कंसल्ट करेगा केवल सीजीआई को, और सेकंड जज केस में बोला जो कंसल्टेशन है उसका मतलब ही होता है कंकरेंस, और एक कॉलेजियम बनेगा सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस का। और थर्ड जज केस में भी सिमिलर चीज बोला कि कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस होता है और जो कॉलेजियम बनेगा सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का बनेगा। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है 34 है और अभी 32 जजेस ऑलरेडी हैं, 2 खाली है। 124(1) जो होता है वो स्ट्रेंथ बताता है जुडिशरी का कितना होगा, उसको बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा।
हाई कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ के प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट के द्वारा। और 124 सब क्लॉज 2 क्या होता है, वो एक्चुअली अपॉइंटमेंट, वो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है जजेस का। ठीक है, और अभी प्रेजेंटली कॉलेजियम सिस्टम चलता है, 5 मेंबर बॉडी है, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और जो वो पास करते हैं गवर्नमेंट, सॉरी जो पास करता है कॉलेजियम वो गवर्नमेंट के पास एक बार आता है, गवर्नमेंट एक बार मना कर सकती है, दूसरी बार कॉलेजियम पास करेगा तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि गवर्नमेंट पॉकेट वीटो रख लेती है, फिर पास ही नहीं करती है। उसके अलावा भी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर भी फाइनलाइज अच्छे से नहीं हो पाया था, बीच में ही अटका हुआ था, और फिर नजाक को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, जिसको फोर्थ जजेस केस बोलते हैं। तो अभी डिमांड ये की जा रही थी कि एक एग्जीक्यूटिव का भी से होना चाहिए इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एक जो कॉलेजियम है उसमें एक एग्जीक्यूटिव का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब आपसे अगर पूछा जाए तो इसका आंसर ये होगा कि ठीक है, एग्जीक्यूटिव का भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा था, और उसके अलावा एक तरह से डेमोक्रेटिक भी है ना ये प्रोसीजर, कि आप पार्लियामेंट के मेंबर्स को चूज़ करते हैं, वो लोग एग्जीक्यूटिव्स को चूज़ करते हैं, वो लोग भी थोड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं जजेस के अपॉइंटमेंट में। लेकिन प्राइमेसी होना चाहिए जजेस का, क्योंकि 46% ऑफ द केसेस, कोर्ट केसेस में गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, और गवर्नमेंट ही अपना अगर जज चूज करेगा तो यू विल चूज अ जज ऑफ योर ओन केस, जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। तो जुडिशरी शुड हैव प्राइमेसी ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, लेकिन हाँ एग्जीक्यूटिव का थोड़ा रोल तो होना चाहिए। उसके अलावा प्रिजन रिफॉर्म्स यहाँ पे आ जाता है। तो अब ये प्रिजन स्टैटिस्टिक्स कौन पेश किया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। और प्रिजन जो होता है स्टेट सब्जेक्ट होता है, और ये गवर्न बाय प्रिजन एक्ट 1894, काफ़ी ये पुराना है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड्स रेगुलर गाइडेंस एंड एडवाइस टू द स्टेट्स ऑन वेरियस इशूज कंसर्निंग द प्रिजन्स एंड प्रिजन इनमेट्स। अब कुछ यहाँ पे कमिटी बनी है, ऐसे एक मुल्ला कमेटी बनी थी, उसने क्या क्या बोला था कि प्रिजन्स को कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, एक इंडियन प्रिजन सर्विस बनाने की जरूरत है, ओपन प्रिजन्स का कंसेप्ट अब ज़्यादा आना चाहिए। उसके अलावा प्रिजनर्स को राइट टू वोट भी दिया जाना चाहिए, जिसके चलते क्या होगा कि काफ़ी प्रिजन रिफॉर्म्स हो पाएगा पॉसिबल। सबसे ज़्यादा जो अंडर ट्रायल्स हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में है, और लगभग 76% जो इनमेट्स है जेल में वो अंडर ट्रायल्स ही हैं, और लगभग 130% ऑफ इट्स कैपेसिटी पे जेल रन कर रहा है। अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ 100 है तो 130 लोग वहाँ पे रह रहे हैं। उसके अलावा एनसीआर भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। उसके लिए एक प्रोजेक्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स, और ये भी एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी फंड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन। अब डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है, तो डेथ पेनल्टी से रिलेटेड तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं? ठीक है, आर्टिकल 21 बोलता है कि अच्छा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 72 161 क्या है कि पार्डन ऑफ डेथ सेंटेंस, तो डेथ सेंटेंस पार्डन के प्रेसिडेंट ही कर सकता है, भले गवर्नर डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है। ठीक है, और क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर आपके कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब डेथ पेनल्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इस पर डिबेट होता है। तो कुछ प्रॉस में चीज़ें हैं, कुछ कॉन्स में चीज़ें हैं, क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए। होना क्यों चाहिए तो बोलते हैं कि अगर लेट से कोई अगर एक मर्डर किया 10 साल की सज़ा, 2 मर्डर किया 20 साल की सज़ा, अगर 10 मर्डर कर चुका है 100 साल की सज़ा, तो और फिर अगर मान ली 20 मर्डर कर चुका है तो एक लिमिट तो होगा, तो प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट देने के लिए डेथ पेनल्टी भी देना जरूरी होता है, और डिटरेंस भी सेट करने के लिए जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था बच्चन सिंह केस में कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स जो केस होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल को यूज़ करना है, कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनल्टी देना है। इसके नेगेटिव साइड में डेथ पेनल्टी में क्या होता है कि एक्चुअली ये स्टेट की तरफ से भी एक वायलेंस है। आप स्टेट अगर जान पैदा नहीं कर सकता है तो उसको मारने का भी हक नहीं है। उसके बाद रिफॉर्म होने का स्कोप खत्म हो जाता है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि डेथ पेनल्टी से आपका डिटरेंस क्रिएट हो जाता है। डिटरेंस इज क्रिएटेड बाय सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट, नॉट बाय द सेवरिटी ऑफ द पनिशमेंट। उसके अलावा मेनली जो डेथ पेनल्टी मिलता है देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ वगैरह को मिलता है, क्योंकि उन लोगों को फ्री लीगल एड या अच्छा लीगल एड मिल नहीं पाता है। उसके अलावा एक अगर इशू देखें तो क्या क्या पॉइंट्स हो गया नेगेटिव में, कि एक तो हो गया कि रिफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, दूसरा हो गया सही में डिटरेंस भी ऐसा होता है डेथ पेनल्टी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, स्टेट की तरफ से ये वायलेंस हो गया। उसके अलावा माइनॉरिटीज़ पे ज़्यादा ये अत्याचार होता है। लेट से अगर कोई जुडिशियल एरर हो गया तो अगर उसको डेथ पेनल्टी पे चढ़ा ही दिए तो उसके बाद जुडिशियल एरर को रेक्टिफाई करने का स्कोप भी खत्म हो जाता है। बहुत बार जुडिशियल एरर भी आती है जजमेंट्स में, जब हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स के जजमेंट को रिवर्स कर देते हैं।
तो बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को फॉलो करना है। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, बच्चन सिंह केस ये था। उसके अलावा एक शत्रुघ्न चौहान है। अब प्रेसिडेंट क्या होता है कि पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस को। कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट को अपील किया गया, प्रेसिडेंट 10 साल तक कुछ जवाब ही नहीं दिया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि अच्छा इतना लंबा टाइम लगा, तो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है जो फेस करता है बंदा जो अप्लाई किया हुआ है पार्डन ऑफ डेथ सेंटेंस के लिए। तो उस केस में अगर लंबे टाइम तक अगर पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेंगे तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के बारे में देखते हैं। रिसेंटली द फर्स्ट ऑल इंडिया लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ मीट में प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज द नीड टू स्पीड अप द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स। अब अंडर ट्रायल्स इतने ज़्यादा क्यों हैं, तो उसका क्या क्या रीजंस है, तो हर तरह से रीजन है। पुलिस क्योंकि अननेसेसरी अरेस्ट होता है। उसके अलावा लॉज भी ऐसे हैं जिसमें लिखा गया है कि बेल का स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर जज कन्विंस्ड हो जाए कि इसने प्रमा फसाई कुछ गलत काम नहीं किया तभी बेल मिलेगा, तो उसमें दिक्कत होती है। वैसे लॉज हैं जैसे एनडीपीएस है, पॉक्सो एक्ट वगैरह है। उसके अलावा लोअर कोर्ट के जजेस भी काफ़ी मतलब घबराते हैं ईजिली बेल देने के लिए। उसके अलावा प्रॉब्लम्स और भी है कि पॉवर्टी भी एक रीज़न होता है कि बेल बॉन्ड भर नहीं पाते हैं, फ्री लीगल एड भी मिल नहीं पाता है अच्छे से, तो ये सब दिक्कत होती है। उसके अलावा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है 1987 का, जिसके तहत नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है। नालसा का जो पैटर्न इन चीफ होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो होती है वो 1987 के भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत बनाई गई है। अब स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंस्टिट्यूट डीएलएसए फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये हेडेड बाय डीएलएसए इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केसेस, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को देख लेते हैं। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस में क्या बोला कि लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज पार्ट ऑफ राइट टू एक्सेस ऑफ जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग के केस में लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर दिया। ये थर्ड फेज है ऑफ द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, और अभी तक 6 हाई कोर्ट्स ने लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर दिया है, जैसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे। गुजरात ने, उड़ीसा ने, कर्नाटक ने, झारखंड ने, पटना ने, मतलब पटना मतलब बिहार ने, और मध्य प्रदेश ने। और कुछ कुछ अब स्कीम्स भी लॉन्च की गई, जैसे एक सुपेस स्कीम है। सुपेस स्कीम क्या है कि जब भी जज अपने वहाँ पे पोजीशन पे बैठते हैं तो वेरियस जो फैक्ट्स ऑफ द केस है, लॉज हैं, तो वो उन डिजिटल टूल पे वो आते जाते हैं, तो जज को आसानी से पता चलते जाता है कि अच्छा कौन सा रिक्विजिट लॉ है, क्या फैक्ट्स ऑफ द केस है, आसानी से। उसके बाद एक सुवस है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह भी सेटअप किए गए हैं। उसके अलावा और भी कुछ डिजिटल मीन्स लाइव स्ट्रीमिंग तो स्टार्ट हुई है, डिजिटल कोर्ट्स भी स्टार्ट हो गए हैं, ई कोर्ट्स ऐप भी है, ई गवर्नेंस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत। एक वर्चुअल जस्टिस क्लॉक है जो बताता है कि अभी तक कितना केस पेंडिंग है, कितना डिस्पोज हो चुका है। जस्ट आईएएस मोबाइल ऐप 2.0 है जो इनफैक्ट इफेक्टिव कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स। अब जैसे जज के बगल में कोई जुडिशियल मास्टर वगैरह जो बैठते हैं ना, तो वो सब केस मैनेजमेंट से रिलेटेड एक ये डिजिटल टूल है उनके लिए। डिजिटल कोर्ट वगैरह भी है कि पेपरलेस कोर्ट, ई कोर्ट्स वगैरह भी बनाया गया है। स्वास्थ्य वेबसाइट्स भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की ये सब वेबसाइट्स होती है। और रेप केस में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है राइट टू प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए। फुल कोर्ट मीटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुला सकता है, तो उसमें क्या है कि सारे जजेस पार्टिसिपेट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट इशूज़ होता है, इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग को बुलाई जाती है। उसके अलावा लैंग्वेज इन हायर जुडिशरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अभी भी इंग्लिश है। अगर हिंदी में आप वहाँ पे डालोगे तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन 348(2) क्या बोलता है, ये हाई कोर्ट्स का भी इंग्लिश रखा गया था, लेकिन 348(2) क्या बोलता है, दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट। अदर लैंग्वेज को भी अलाउ किया जा सकता है, गवर्नर अगर प्रेसिडेंट के परमिशन से ऑथराइज कर सकता है हिंदी को या फिर अदर लैंग्वेज को। उसके अलावा टेली लॉ सर्विस है। टेली लॉ सर्विस क्या है कि एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नालसा दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन कर लिया है।
तो इसमें ये क्या करेंगे टेली लॉ सर्विस में कि 700 लॉयर रहेंगे। अब होता है ना कि अब केस होने से पहले कुछ आपको लीगल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि आप लॉयर को कंसल्ट करना चाहते हो, तो प्री लिटिगेशन स्टेज में ये लॉयर्स, ये 700 लॉयर्स आपकी मदद करेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का प्रोजेक्ट है। अब जो गांव घर के लोग जो होंगे वो अपने सीएससी पे जाएंगे, कॉमन सर्विसेज सेंटर पे, और वहाँ पे फिर इन लॉयर से बात कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, इट इज़ ऑनलाइन पोर्टल सोल्यूशन फॉर स्पीडी फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ब्रॉडकास्टर्स फॉर वेरियस लाइसेंसेस परमिशंस एंड रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है। बॉडली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी की बात की हुई है कि नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू बी वैक्सीनेटेड, तो ये आर्टिकल 21 का ये पार्ट हो गया। अब इसमें जो केस पुट्टा स्वामी केस में ट्रिपल टेस्ट की बात की गई थी कि आधार भी जस्टिफाइड है। क्यों? 3 डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करना पड़ता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लीगैलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट नीड और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे आधार के केस में लीगैलिटी क्या है? लॉ है। लेजिटिमेट नीड क्या है कि सब्सिडीज़ को गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ को अच्छे से लोगों तक पहुंचाना। प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? जितना डेटा रिक्वायर्ड है उतना ही लिया जाए, मिनिमम डेटा लिया जाए। अब ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है कि अरेस्ट होने से पहले जो आपको बेल मिलती है वो एंटीसिपेटरी बेल होती है। ट्रांजिट क्या होती है कि लेट से मैं अभी जैसे झारखंड में हूँ, लेकिन अगर मेरे को लेट से मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट मेरे को बेल दे तो ट्रांजिट बेल होगा, क्योंकि वो बेल दे नहीं सकता है, लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ उसके मतलब ज्योग्राफिकल एरिया में लाई नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ फिर भी इमरजेंसी पर्पस के केस में वो दे दिया। जैसे आप जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रहे हो, तो आप दूसरे अगर हाई कोर्ट से अगर एंटीसिपेटरी बिल ले रहे हो तो वो होगा ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो होता है वो बैठता है आर्टिकल 145(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो मिनिमल जो 5 जज बैठेंगे तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगा। आर्टिकल 143 में क्या होता है कि एक्चुअली प्रेसिडेंट कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना होगा आर्टिकल 145(3) के तहत। तो मिनिमल 5 बैठेंगे और जो मेजोरिटी जो 3 बोलेंगे तो वो मान्य होगा। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है कि लेट से ये स्टार्ट हुआ था हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस से, स्टार्ट हुआ था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस। इसमें क्या है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया, फिर एक अपीलेट पिटिशन भी डाल सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, फिर कुछ नहीं बचता है ना, तो उसके बाद आप रिव्यू पिटिशन के अगेंस्ट क्यूरेटिव पिटिशन भी डाल सकते हैं। ठीक है। हिजाब बैन केस में क्या होता है ना, कर्नाटका हाई कोर्ट में, जो कर्नाटका हाई कोर्ट नहीं, कर्नाटका का हिजाब बैन केस था, तो वो मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था 1:1। अब ये हायर बेंच को ये रेफर किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा भी अब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में बता चुका, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन में बता चुका हूँ। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एक फुल ये जो है आपका एक तरह से 3 टर्म होता है, और ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी है। ठीक है। उसके अलावा ग्राम न्यायालय क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके नीचे ग्राम न्यायालय होता है, 4th टियर एक तरह से आप समझ लीजिए। सब स्टेट्स में नहीं है, और ये सिविल केसेस भी सुनता है और क्रिमिनल केसेस भी सुनता है। ठीक है। उसके अलावा नार्को टेस्ट क्या है कि अभी पर्टिकुलर एक केस हुआ था दिल्ली में, जो मर्डर केस हुआ था, उसमें नार्को टेस्ट किया गया था। अब आप कंसेंट देते हैं तभी आप पे नार्को टेस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, बस इतना ही, बस अब पता है काफ़ी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड 15 जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स एट NCLT फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक, कुछ खास नहीं। क्राइम एक्ट क्या होता है कि मल्टी एजेंसी सेंटर होता है कि वेरियस एजेंसीज जो है उनका डेटा यहाँ पे अच्छे से शेयर किया जाता है, जैसे बैंकिंग का डेटा हो गया या ट्रांसपोर्टेशन का डेटा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का डेटा, कुछ भी जो इंपॉर्टेंट डेटा है क्राइम से रिलेटेड, तो वो सारा डेटा अब कुछ एजेंसीज़ को दिया जाएगा। जैसे दिल्ली पुलिस को दिया जा सकता है, या फिर लेट से NIA को दिया जा सकता है, या CBI को दिया जा सकता है। तो एक इसमें क्या है ना, एक्चुअली एक नेट ग्रिड है जिसमें 21 सोर्सेज का डेटा 11 एजेंसीज को दे सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो इलेक्शन है, तो इलेक्शन को कर लेते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी और जो सेना वर्सेस सेना डिस्प्यूट था, तो उसके
बाद अब देख लेते हैं कि इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट में। तो अगर आप किसी पार्टी, जिस पार्टी से आप जीते हो उस पार्टी को आप छोड़ देते हो तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, लेकिन आपको पार्टी निकाल देती है तो आपकी मेंबरशिप नहीं जाती है। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो आपके 6 मंथ्स तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं कर सकते हैं। आप विप को अगर फॉलो नहीं करते हो तो 15 दिन तक आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी एक्शन ले सकती है, 15 दिन के बाद नहीं ले सकती है। उसके बाद अगर कुछ भी केस है तो वो जाएगा स्पीकर के पास और स्पीकर एज पर द रूल्स डिसाइड करेगा। तो ये जो एंटी डिफेक्शन एक्ट था तो 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था, 10th शेड्यूल में चीज़ों को यहाँ पे डाला गया था। ठीक है। और जो स्पीकर जो भी जजमेंट देता है उसके बाद उसको चैलेंज किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कियोटो होलन केस में यही बोला गया था। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पार्टी अगर बन जाती है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। ये देख लीजिएगा एक बार। इफ इट्स कैंडिडेट आर पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स। ठीक है। उसके अलावा it has 4 MPs in the last Lok Sabha polls, or it has won 2% of the total seats in the Lok Sabha। अभी टोटल 8 नेशनल पार्टीज है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है कि आप रिकॉग्नाइज है 4 या ज़्यादा स्टेट में, आपने 6% ऑफ द वैलिड वोट्स ले आए हैं 4+ स्टेट्स में इन द लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस, और एटलीस्ट आपके पास 4 MP हैं। दूसरा कंडीशन था। और तीसरा कंडीशन है यू हैव 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। 2% सीट्स 3 स्टेट्स, फिर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स फ्रॉम 4 स्टेट्स प्लस 4 MPs, प्लस या फिर आप 4 या मोर स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड है। तो इन तीनों में किसी भी एक क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तो आप नेशनल पार्टी का स्टेटस आपको मिल जाएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन की यहाँ बात की जा रही है कि अब इनिशियली क्या होता था, साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होता था। अब इनिशियली जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था उसका रीज़न क्या था? ठीक है, उस समय जनरली हर जगह कांग्रेस ही थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया कि अब स्टेट्स की सरकार गिरने वगैरह लगी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि अब स्टेट्स और सेंटर का जो इलेक्शन हो गया अलग अलग टाइम पे होने लगा। तो अभी डिमांड हो रही है साइमल्टेनियस इलेक्शन की। तो अब साइमल्टेनियस इलेक्शन का क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को डील कर लेते हैं। तो प्रॉस क्या क्या है? तो सबसे पहली बात है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कम टाइम के लिए अप्लीकेबल होगा, तो गवर्नेंस में ये हेल्प करेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि टीचर्स और जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो लगे हुए रहते हैं। तो अब टीचर्स वगैरह कम टाइम के लिए सिलेक्शन ड्यूटी पे जाएंगे तो ज़्यादा फोकस फिर अपने एजुकेशन पे ही करेंगे। उसके अलावा क्या है कि अब जितना ज़्यादा ये इलेक्शन का टाइम होता है ना तो उसमें ज़्यादा ये सब भाषणबाजी होती है और सोसाइटी को बांटने के, रिलीजियस लाइंस पे या कास्ट लाइंस पे बांटने का काम किया जाता है। तो जो फैक्शंस इन द सोसाइटी या फिर जो कंपार्टमेंटलाइजेशन इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ कास्टिज्म या फिर कम्युनल लाइंस हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, वो कम होगा क्योंकि कम टाइम के लिए अब इलेक्शंस हो रहा है, एक साथ ही हो जा रहा है, तो जो होना है कम ही टाइम में होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके बाद इलेक्शन में खर्चा कम होगा, एक साथ ही अगर हो जाएगा, ये सब तो ठीक है, माइनर सा पॉइंट है। उसके अलावा दिक्कत क्या क्या है? एक दिक्कत है कि मिक्सिंग ऑफ इशूज़ हो जाएगा कि जो अब दिल्ली में लेट से अनपढ़ लोग हैं उसको नहीं पता कि अब लोकसभा में कौन जा रहा है और विधानसभा में क्या है और म्यूनिसपैलिटीज़ में क्या है। तो अब एक साथ अगर वोटिंग होगी ना तो किस इशू पे किस पे वोट करना है, किसको वोट करना है, तो मे बी वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अलग बात है, अब मैच्योर डेमोक्रेसी इंडिया हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के लिए थोड़ा टीडियस होगा एक साथ स्टेट्स और सेंटर का इलेक्शन कंडक्ट करना। फिर काफ़ी लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने पड़ेंगे, जैसे ये सब आर्टिकल्स हो गए 83, 85, 172, 174, ये सबको भी अमेंड करने पड़ेंगे। रीज़न बीइंग कि जैसे अभी सेंटर का इलेक्शन है, स्टेट का इलेक्शन जैसे अभी वेस्ट बंगाल का किसी और ईयर होगा तो उसको प्री मैच्योर डिसोल्यूशन तो करना पड़ेगा ना, 5 साल से कम ही रहेगा एक बार के लिए। तो उस केस में आपको रिक्विजिट अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनली। उसके अलावा भी ये भी बोलते हैं कि नॉर्मली लगातार इलेक्शन होता है ना तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है रेगुलर इंटरवल्स पे। तो उसका भी काउंटर व्यू है कि अब बहुत नए नए तरीके आ गए हैं, जैसे सिटीजन चार्टर है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स है, आरटीआई है, ई गवर्नेंस है, सोशल ऑडिट है। तो ये सब नए नए तरीके आ चुके हैं अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। तो अब इलेक्शंस केवल द ओनली मोड ऑफ इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी रहा नहीं है।
तो ये ऑलरेडी 2017 में आया था साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे सवाल, तो उस एंगल पे मैंने डिस्कस कर लिया। अब डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें जो आर्टिकल्स था कि 83 क्या है कि लोकसभा का टर्म 5 साल होगा, और 172 क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म 5 साल होगा, 85 क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, और आर्टिकल 174 क्या है गवर्नर हैज़ द पावर टू डिसॉल्व असेंबली। अब उसके अलावा डेलिमिटेशन कमीशन देख लेते हैं। तो अभी तक कितना डेलिमिटेशन कमीशन बना है? 4 बना है टोटल, 1952 का, 63 का, 73 का और फिर 2002 का। तो 84th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये फ्रीज कर दिया डेलिमिटेशन को अप टू 2026। ठीक है, तो डेलिमिटेशन जो होता है पार्लियामेंट का होता है एज पर द आर्टिकल 82 होता है मेरे ख्याल से, और स्टेट लेजिस्लेचर का एज पर द आर्टिकल 170 होता है। ठीक है, तो जो डेलिमिटेशन कमीशन बनाता कौन है? तो एज पर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ही बनता है, और अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 3 मेंबर्स होते हैं, एक रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट होता है। अब ये बाउंड्रीज ड्रॉ करता है, और भी सब चीज़ें कि कितना कौन सा रिजर्व होगा SC/ST के लिए, ये सब भी ड्रॉ करता है, किस स्टेट्स को कितनी सीट्स मिलेगी। लेकिन वो तो अभी फ्रीज हो चुका है 2026 तक। अभी जम्मू एंड कश्मीर में डेलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था, उसका रीज़न क्या था कि ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज हो रखा था, लेकिन जो डेलिमिटेशन एक्सरसाइज होता था जम्मू कश्मीर में वो डिफरेंट एक्ट के तहत होता था, रोपा 1951 के तहत नहीं होता था। अब जैसे ही आर्टिकल 370 हटा नहीं, इनऑपरेटिव हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में रोपा 1951 लगा, तो रोपा 1951 के तहत जो डिलिमिटेशन है वो करवाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो 7 सीट्स बढ़ी हैं, 6 जम्मू में बढ़ी हैं और 1 कश्मीर सेक्शन में बढ़ी हैं। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि एक आर्टिकल 35A था, उसके तहत क्या है कि जो परमानेंट रेसिडेंट्स थे तो उनको कुछ छूट मिलती थी, उनको कुछ मतलब बेनिफिट्स मिलता था, किसमें तो लैंड खरीदने में, एम्प्लॉयमेंट में, तो कुछ रिजर्वेशन में, ये सब में बेनिफिट्स मिलता था। अब क्या है कि जो वहाँ पे नॉर्मल जो रेसिडेंट्स होते थे वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन जो विधानसभा के इलेक्शन जो हुआ उसमें केवल वही पार्टिसिपेट कर सकते थे जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं। लेकिन अब क्या हुआ, ये टेम्पोरेरी रेसिडेंट परमानेंट रेसिडेंट का फंडा ही खत्म हो गया, तो अब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए भी इस डेलिमिटेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट कराना इम्पोर्टेंट हो गया। और पहले क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर RPA 1957 के तहत डेलिमिटेशन हुआ था, और केवल ओनली परमानेंट रेसिडेंट्स वर एलिजिबल फॉर वोट। जैसे 370 स्क्रैप किया गया, इनऑपरेटिव हो गया 370, तो अब रोपा 1951 लग गया, और रोपा 1951 के तहत डिलिमिटेशन अभी करवाया गया है। तो क्यों करवाया गया है वहाँ पे? तो ठीक है, पॉपुलेशन चेंज होना वो अलग बात है, मेन है कि पहले 1957 जम्मू एंड कश्मीर RPA एक्ट के तहत करवाया गया था, अब रोपा 1951 के तहत करवाया गया है। दूसरी बात है कि पहले केवल परमानेंट रेसिडेंट्स वोट करते थे विधानसभा में, अब परमानेंट और टेम्पररी दोनों करेंगे, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे करेंगे, तो इसलिए डेलिमिटेशन कराना जरूरी था, क्योंकि आर्टिकल 370 स्क्रैप हुआ है, तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिलेटेड देख लीजिए, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया परचेज कर सकता है, 1000 से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ तक के लिए जाता है, 10 दिन के लिए वैलिड रहेगा, खुलता है ये, आप खरीद सकते हैं जनवरी में, मतलब 1 से 10 जनवरी, फिर 1 से 10 अप्रैल, 1 से 10 जुलाई, 1 से 10 अक्टूबर, लाइफ स्पैन 15 दिन का होता है। वही पॉलिटिकल पार्टीज यूज ले सकती हैं जिसके पास 1% ऑफ द वोट्स जिनको मिला है। ये 2017-18 के बजट में आया था। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड इंडिविजुअल कंपनी कैन परचेज। अब इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है कि जो भी आप अगर बॉन्ड खरीदोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो आप ब्लैक मनी के थ्रू नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि वो बैंक के थ्रू आप खरीद रहे हो। और दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि पहले क्या होता था ना कि अब पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंडिविजुअल किस पार्टी को फंड दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, तो आप किसी भी पर्टिकुलर बंदे को आप हरास करने के बारे में नहीं सोचोगे, कि आपको पता ही नहीं चलेगा इसने दिया है कि नहीं दिया है। दूसरा है कि लेकिन हाँ, जो 7.5% एक लिमिट था कि प्रॉफिट के 7.5% से ज़्यादा आप इलेक्टोरल डोनेशन नहीं कर सकते, ये लिमिट भी हटा दिया गया, तो अब हरासमेंट का स्कोप भी बढ़ गया है। और एक एनोनिमिटी है
कि कौन किसको दे रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अब इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यूएस में भी है। और एक बात ये भी बोलते हैं कि जो एसबीआई के थ्रू ही दे रहे हैं, एसबीआई ऑलरेडी गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी एक तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल है। लेकिन ठीक है, अब ये बात उतने आप मेंस पे भी नहीं लिखना या फिर इंटरव्यू में नहीं बोलना, कुछ सेंस नहीं बनता है। अब इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट अभी पास किए गए हैं, तो अब क्या क्या अमेंडमेंट एक्ट पास किए गए हैं, तो एक तरह से आप वो देख लीजिए। तो प्रेसिडेंट ने अभी एसेंट दे दिया, तो 4 टोटल लॉज थे। एक क्या है कि पहले क्या होता था कि केवल साल में एक ही बार आप वोटर आईडी को अपडेट कर सकते थे, अब साल में 4 बार करेंगे, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में। और एक्ट में वाइफ की जगह स्पाउस लिख दिया गया। तो इसमें क्या था कि पोस्टल बैलेट के साथ वोट कर सकते थे जो भी आर्मी पर्सनल या फिर जो आर्म फोर्स पर्सनल की वाइफ है। अब क्या है कि आर्म फोर्स पर्सनल की स्पाउस वोट कर सकते हैं, क्योंकि अब फीमेल भी जा रही हैं आर्म फोर्सेस में। उसके अलावा जो रिक्विजिशनिंग ऑफ प्रेमाइसेस होता था, पहले मेनली क्या होता था, किस पर्पज़ के लिए होता था, पोलिंग करवाने के लिए और स्टोरेज ऑफ बैलेट बॉक्सेस के लिए। अब काउंटिंग ऑफ वोट्स के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, और इवन सिक्योरिटी पर्सनल के रहने के लिए भी रिक्विजिशनिंग ऑफ प्रेमाइसेस, प्राइवेट प्रेमाइसेस की जा सकती है। उसके अलावा वोटर आईडी को आधार से भी जोड़ा जाएगा। तो ये सब चेंजेस किए जा रहे हैं। तो 2 एक्ट है, रोपा एक्ट 1950 और 1951। ये दोनों एक्ट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, अगर टाइम मिलेगा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में एक सवाल आ रहा है, और उसके अलावा मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो आता ही है, 15 मार्क्स का भी अब आने वाला आ रहा है। तो जो अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो 2-3 मार्क्स आएंगे, जो पढ़ के जाएंगे वो 8-9 मार्क्स लाएंगे। तो यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, 6 मार्क्स का, 5-6 मार्क्स का। 5-6 मार्क्स का डिफरेंस एक पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो ये रोपा एक्ट पढ़ना नहीं पढ़ना इतना मैटर अब कर रहा है। ठीक है, रिमोट वोटिंग क्या होता है, और रिमोट वोटिंग refers to a mechanism that allows voters to vote from locations other than the polling stations assigned। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक रिमोट वोटिंग मशीन वगैरह की बात की जा रही है। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, रांची का, मैं एक माइग्रेंट वर्कर हूँ, चला गया बेंगलोर में, तो बेंगलोर से ही मैं रांची कंस्टिट्यूंसी के लिए वोट कर पाऊँगा। ऐसा कुछ प्रोविज़न लाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। रिमोट वोटिंग मशीन वगैरह की भी बात की जा रही है। इसके एक होता है, उसके अलावा प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग में क्या होता है कि आप किसी को बोल दोगे कि अच्छा ठीक है, आप अपने वाइफ को बोल दिएगा अच्छा मेरे लिए तुम इसको वोट कर देना। तो उस केस में क्या होता है कि एक प्राइवेसी का वायलेशन हो जाता है, और हो सकता है वो बंदा उसको वोट ना करे जिसको आप जिसको चाहते हैं वोट करना। उसके अलावा एक पोस्टल बैलेट है कि पोस्टल बैलेट अब पहुंच जाएगा जहाँ पे पहुंचना है, जहाँ पे काउंटिंग होगी वोट्स की। उसके अलावा अब अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या है कि ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया, तो इसने बोला कि 6 लोग होने चाहिए जो इलेक्शन कमिश्नर्स को नॉमिनेट करेंगे। तो वो एक पैनल होना चाहिए। तो वो पैनल में यहाँ दे नहीं रखा है इनफैक्ट कौन कौन लोग हैं, ठीक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इवन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया कि 3 लोग होंगे, और कौन कौन 3 लोग होंगे या 5 लोग होंगे, एक पैनल होगा बेसिकली, मैं भूल रहा हूँ। तो वो पैनल वोट करें, केवल प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं करेंगे, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन वगैरह भी होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह का भी रोल होगा। तो एक तरह से क्या हो जाएगा कि इससे परसेप्शन जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल की बॉडी की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि परसेप्शन जाता है ना कि केवल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो लगेगा कि अच्छा गवर्नमेंट के लिए थोड़ा फेवरेटिज्म तो दिखाएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह में दिक्कत क्या क्या है इन लोगों के इलेक्शन कमीशन में, एक तो ठीक है अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में पहले दिक्कत थी कि केवल गवर्नमेंट का इससे होता था अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में। उसके अलावा इन लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज नहीं होता, जैसे यूपीएससी का एक्सपेंडिचर चार्ज होता है, स्पीकर का जो एक्सपेंडिचर होता है वो चार्ज होता है, कोर्ट्स का जो एक्सपेंडिचर होता है चार्ज होता है। इलेक्शन कमीशन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो चार्ज नहीं होता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके अलावा इनकी सर्विस कंडीशंस भी चेंज डिमिनिश नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी सर्विस कंडीशंस भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद डिमिनिश नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स भी लोग ले सकते हैं। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जैसे हटाते हैं वैसे हटाया जा सकता है, लेकिन दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बोलने पे हटाया जा सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है या इशूज़ है। और इलेक्शन कमिश्नर को और पावर भी देने की ज़रूरत है, जो आर्टिकल 29A के तहत
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन, तो वो पावर इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए। तो वो पावर भी होना चाहिए, साथ में इलेक्शन कमीशन को और ऑटोनोमस बनाना है। ऑटोनोमस कैसे बना सकते हैं, तो हाँ, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक पैनल होगा, वही एक्चुअली अपॉइंटमेंट देखेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की। अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 के तहत, 65 या 6 साल। तो ये तो हर जगह सुप्रीम कोर्ट में जो भी बॉडीज़ है उसका यही सेम ही है, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी, अब सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है, उसमें रिलायंस होता है किस किस चीज़ पे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, सोशल वेलफेयर पे, लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस पे। तो ये 3 उसके सब यूनिट्स हैं, ठीक है। नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज इन डिस्कशन ड्यू टू रिसेंट स्वीडन इलेक्शंस, ठीक है। उसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटीज़, तो अभी जो है इंडिया इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ AAEA, बस ये चीज़ न्यूज़ में। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कुछ थी, तो इसको अब जो इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को डिलीट करने का प्रण ले लिया है। पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिलीट तो कर सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंट पार्टीज़ को। अब सिंबल्स में क्या होता है, इलेक्शन जो सिंबल्स होता है ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। अगर दो फैक्शंस में अगर डिस्प्यूट हो जाए कि कौन वो पार्टी का सिंबल यूज़ करेगा, जैसे अभी सेना वर्सेस सेना डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है और उसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। वो कहाँ लिखा हुआ है, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। आप मैक्सिमम कितने सीट से कंटेस्ट कर सकते हैं, एज पर द सेक्शन 33(7) ऑफ द रोपा एक्ट आप 2 से कर सकते हैं। 1996 से पहले कोई लिमिट भी नहीं था, 1996 में 2 लिमिट रखा गया। अब बोला जा रहा है तो एक ही कर दो, ऐसा कौन बोल रहा है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि अब खर्च होते हैं, क्योंकि 2 जगह से आप इलेक्ट हो गए, दोनों जगह से जीत गए, एक जगह खाली करोगे, कुछ टाइम के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होता है, तो वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा तो वो कंस्टिट्यूंसी एक तरह से खाली हो गई, कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उनकी इशूज़ को देख नहीं रहा है, और साथ में पैसा भी तो लगा रही है इलेक्शन में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक्सेसिबल इलेक्शंस किसके लिए हैं, डिसेबल्ड लोगों के लिए है। ये तो क्लियर हो गया। ये इलेक्शन कमिश्नर ने ये नेशनल एडवाइजरी जारी की है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस। उसके अलावा अब ये एक्ट्स वगैरह देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये आर्टिकल 246 अब देख लेते हैं। तो 246 के स्टेट लिस्ट में आता है। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज C है, तो उसके तहत क्या है कि फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये बनाया गया था 2011 में। 43B जो DPSP है वो 4 चीज़ बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। क्या क्या बोलता है आपका, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। पार्ट 19B में इससे हम डील करते हैं। 2002 का एक्ट भी है और अभी एक 2022 का एक अमेंडमेंट बिल भी आ चुका है। बहुत तरह के कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे क्या क्या कोऑपरेटिव फार्मिंग हो गई, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ठीक है। ये 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं। तो ये कुछ भी कोऑपरेटिव से रिलेटेड अगर सवाल आएगा तो अब ये 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को आप इनकॉर्पोरेट करके अपने आंसर में डाल सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल है 2022 का, तो इसके बारे में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। एक क्या है कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी जो इलेक्शन करवाएगी, किसमें, इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। एक कोऑपरेटिव ऑम्बुड्समैन होगा। एमलगमेशन की बात की जा रही है, तो 2 सिख जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसको हम जोड़ सकते हैं, एक बना सकते हैं। कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन फंड है सिख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, जो इकोनॉमिकली सिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसके बेटर इकोनॉमिक हेल्थ के लिए है। उसके अलावा कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट होना चाहिए और 2 वुमेन मेंबर्स होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ऑफेंसेस वगैरह को भी बढ़ा दिया गया है और कंकरेंट ऑडिट वगैरह के बारे में भी बात की गई है
कोऑपरेटिव्स आर स्टेट सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव्स है महाराष्ट्र में 567। तो ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, ये जो चार चीज़ है ना, वो आप देख लीजिएगा आर्टिकल 43B के तहत। इसमें लिखा नहीं हुआ है, हाँ यहाँ लिखा हुआ नहीं, ये दोनों स्वैप हो गया इनफैक्ट। ये रहा, ये एक्चुअली आर्टिकल 43B है और आर्टिकल 19(1)(c है। 43B में क्या क्या आता है आपका, यहाँ वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल के मुताबिक। देखिए 2002 का एक्ट है, 2022 का अमेंडमेंट एक्ट आ गया। आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है ना, जीएम पोर्टल से भी खरीद सकते हैं। जीएम पोर्टल से पहले कल सरकार खरीद सकती थी, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी खरीद सकते हैं। अब एफसीआरए एक्ट है, तो एफसीआरए एक्ट के बारे में पहले एक्ट के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद रूल्स के बारे में भी देख लेंगे। तो एफसीआरए एक्ट में क्या है, सबसे पहले कि जो भी फॉरेन फंड्स हैं, तो फॉरेन फंड्स को आपको यूज़ करने के लिए पहले प्रायर परमिशन लेनी होगा, और उसके बाद ही उस फॉरेन फंड्स को आप यूज़ कर पाएंगे। और जो भी उस एनजीओ के मेंबर्स होंगे, सबका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। और कुछ लोग तो, यहाँ दिखाई देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है, प्रायर परमिशन जरूरी है। कुछ लोग तो ले भी नहीं पाएंगे फंड्स। ये 5 लोग कौन कौन, जजेज एंड सिविल सर्वेंट्स, जजेज और कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, एमएलए एमपीज वगैरह, और जर्नलिस्ट। ठीक है। उसके अलावा एक एफसीआरए अकाउंट होगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में होगा। उसी बैंक के तहत फ़ौरन से पैसा उस एनजीओ में आएगा, और उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट का काम दूसरे ट्रांजैक्शन के पर्पज़ के लिए नहीं किया जाएगा। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में इसका रिन्यूअल होगा, और फिर उसके बाद एनुअल रिपोर्ट हर साल जमा की जाएगी। अगर सरकार किसी बात से नाखुश है तो फिर उसके बाद टेम्पररी फ्रीज कर सकती है उस एनजीओ के फॉरेन अकाउंट को। उसके अलावा पहले क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50% तक हो सकता था, अब केवल 20% तक ही हो सकता है। तो ये एक्ट था। अब ये एक्ट कौन सा देखता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अगेंस्ट के में आता है, ये एनजीओज़ को रेगुलेट करना। एनजीओज़ भी आपका तरह से कंकरेंट लिस्ट में आया, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कंकरेंट लिस्ट में आता है। आर्टिकल 19(1)(c भी आ जाएगा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। एफसीआरए एक्ट है 1976 का, जिसके तहत रेगुलेट करते हैं। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होता है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओज़ भी रजिस्टर किया जा सकता है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज़ को रजिस्टर किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है रूल्स में, तो वो उतना इम्पोर्टेंट एज सच है नहीं। ठीक है। उसके अलावा मॉडल टेनेंसी एक्ट देख लेते हैं। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट में है क्या कि सबसे पहले मॉडल टेनेंसी एक्ट क्यों है, जो हाउसिंग है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है, तो इसीलिए अब पार्लियामेंट लॉ बना नहीं सकता है, तो इसलिए मॉडल टेनेंसी एक्ट बना दिया। 4 स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, उत्तर प्रदेश ने और असम ने। कौन इसको रिस्पॉन्सिबल था बनाने के लिए, कौन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें क्या क्या रहेगा आपका, पहले टेनेंसी एग्रीमेंट होगा, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। टेनेंसी पीरियड के बारे में उसमें क्लियरली दिया हुआ रहेगा। आपको स्टार्टिंग में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, अप टू 2 मंथ्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए, अप टू 6 मंथ्स आपका नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज वगैरह में भी होगा। उसके अलावा आप सब लेटिंग कर रहे हैं तो आपको लैंडलॉर्ड से परमिशन लेनी होगी। 3 टियर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट कोर्ट और फिर अथॉरिटीज़ का। इविक्शन के केस में लैंडलॉर्ड मस्ट अप्लाई टू द रेंट अथॉरिटी। आप ऐसे इविक्शन नहीं कर सकते हो, आपको नोटिस देना पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा फिर अब नेक्स्ट जो एक्ट है आपका, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स है। तो ये वाला रूल्स हम देख लेते हैं कि अब है क्या है। इस रूल्स के तहत क्या था कि जैसे पहले जो एक्ट था वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। तो सर ये चेंज कर लेते हैं 1920, इसमें भी नहीं आ रहा अच्छे से, हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। अब जो नया है वो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट CPA 2022 आया है।
अब क्या क्या जो चेंजेस किए गए हैं तो वो हम चीज़ को देख लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर टेबल आप देख लेंगे, सेकंड वाला टेबल, तो यहीं से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और नए वाले एक्ट के मुताबिक जो भी आप, जैसे होता है कुछ कुछ लोगों जिसका डेटा रखा जाएगा, जो कन्विक्टेड हैं या फिर अरेस्टेड हैं, उन लोगों का डेटा रखा जाएगा। तो कौन रखेगा? एनसीआरबी। कितने टाइम के लिए रखेगा? तो 75 ईयर्स के लिए रखेगा। ठीक है। और कुछ कुछ प्रोविज़न होता है कि अगर आप लेट से एक्विट हो गए तो उस केस में आप डिलीट करवा सकते हैं। कौन कौन सा डेटा आप कलेक्ट होगा? तो पहले मेनली डेमोग्राफिक डेटा वगैरह होता था, फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स होता था। अब ज़्यादा बायोमेट्रिक डेटा पे फोकस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका किनका किनका कलेक्ट किया जा सकता था? कन्विक्टेड का, अरेस्टेड का। ठीक है। अब क्या है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, उनका भी किया जाएगा। और उसके वाला बायोलॉजिकल सैंपल्स मे बी टेकन फोर्सिबली ओनली फ्रॉम पर्सन्स अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट अ वुमेन और अ चाइल्ड इफ द ऑफेंस कैरीज मिनिमम ऑफ 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे फोर्सिबली लिया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में लिया जा सकता है। कौन कौन ले सकता है? पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या मजिस्ट्रेट ही ले सकता था। अब क्या है कि हेड वार्डन ऑफ ए प्रिजन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ये भी ले सकता है। रूल मेकिंग पावर पहले वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट था, अब दोनों के पास वेस्टेड है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। तो ये चेंज है। ये प्रीलिम्स के लिए मेन है, मेंस के लिए तो ये सब कुछ सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, मेडिसिन बिल जो है ये आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है अब ये देख लीजिए। तो आपका जो एडीआर्स हो गया वो एक तरह से देख लीजिए 5 तरह का एडीआर हो गया। एक हो गया आर्बिट्रेशन, एक हो गया कॉन्सिलेशन, एक हो गया नेगोशिएशन, एक हो गया मेडिएशन और एक हो गया कोलैबोरेटिव लॉ। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि दो पार्टीज अभी लड़ रही हैं, तो एक आर्बिट्रेटर होगा तो जो अपना जजमेंट सुनाएगा और वो बाइंडिंग हो जाएगा। कॉन्सिलेशन में क्या होता है कि कॉन्सिलेटर जजमेंट सुनाता है लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता है। मेडिटर में क्या होता है कि जो मेडिसन में मेडिटर जजमेंट ही नहीं सुनाता, वो दोनों के बीच में ही एक एमओयू साइन करने की कोशिश करवाता है। नेगोशिएशन में तो कोई एक्सटर्नल पार्टी भी नहीं होगा, आप ही दोनों आपस में बात करोगे जो लड़ रहे थे। कोलैबोरेटिव लॉ में क्या होता है कि ये दो पार्टीज डील कर लेती है कि हम आपस में ही रिजॉल्व करेंगे मैटर को, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो ये एडीआर का मैकेनिज्म हो गया। तो अब मेडिसिन इंडिया में स्टार्ट कैसे हुआ? सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 89 मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया था एज मेथड फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। फिर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट आया। फिर कंपनीज एक्ट के तहत भी कॉन्सिलेशन को स्टैब्लिश किया गया, कॉन्सिलेशन पैनल बनाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के तहत भी कॉन्सिलेशन को स्टैब्लिश किया गया। फिर उसके बाद मेडिसिन बिल आता है। अब मेडिसिन बिल के बारे में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। वो क्या क्या है कि प्री लिटिगेशन मेडिएशन के बारे में भी बात की जा रही है कि केस करने से पहले ही मेडिसिन के बारे में। उसके बाद कौन सा डिस्प्यूट मेडिसिन से नहीं सॉल्व किया जा सकता है? वैसे लोग जो अनसाउंड माइंड के हैं या फिर माइनर है, तो वो सब जो केसेस हैं वो मेडिसिन से सॉल्व नहीं किए जाएंगे। कहाँ पे अप्लीकेबल होगा? अगर एक डोमेस्टिक पार्टी है और एक इंटरनेशनल पार्टी है तो भी अप्लीकेबल होगा, और दोनों डोमेस्टिक पार्टी है तो भी अप्लीकेबल होगा। कॉमर्शियल डिस्प्यूट के केस में भी अप्लीकेबल होगा। तो ये अप्लीकेबिलिटी का हो गया। प्रोसेस क्या है? 180 डेज में कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फर्दर 180 डेज तक एक्सपेंड कर सकते हैं। मीडिएटर कहाँ से मिलेगा? अपॉइंटेड बाय द पार्टीज और बाय मेडिएशन सर्विस प्रोवाइडर एंड इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिएशन। मेडिसिन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। तो मेडिसिन काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, तो एक तरह से ये मेडिसिन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट डाउन करेगा। मेडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा, तो डेट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। उसके बाद इंटरनेशनल मेडिएशन, कम्युनिटी मेडिसिन वगैरह के बारे में भी बात की जा रही है। जो एक आर्बिट्रेशन सेंटर था, न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? उसका नाम अब रख दिया जाएगा इंडिया आर्बिट्रेशन सेंटर, बस नाम चेंज किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो है ना, वो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स वगैरह जो है, ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो हुआ था, क्या क्या कौन कौन से एक्ट से, बस उतना ही अगर आपको पता है डेट इज़ मोर देन इनफ। सेंसरशिप एक्ट आया था 1799 का। उसके बाद लॉर्ड हास्टिंग्स के द्वारा जो आया था डेट इज़ लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस 1823।
मेटकैल्फे के द्वारा प्रेस एक्ट 1835 ही इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। फिर लाइसेंसिंग एक्ट आया था 1857 का। फिर पीआरबी एक्ट, यही प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 आया था। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट एक बिल पेश की है तो इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड करने के लिए। क्यों? तो अब डिजिटल मीडिया को भी लाना है अंडर द स्कैनर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बस इसका यही सिंपल रीज़न है। ठीक है, अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट ऑर्डर है। तो अब देख लीजिए कुछ कुछ ट्राइब्स को एसटी का स्टेटस दिया गया है, तो कहाँ कौन सी ट्राइब मिलती है तो वो हम देख लेते हैं। भोक्ता जो कम्युनिटी है वो झारखंड में एससी थी, अब उसको एसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। आर्टिकल 341 क्या होता है? एससी को डिफाइन करता है। आर्टिकल 342 एसटी को डिफाइन करता है। ठीक है, और ये बोलता है कि प्रेसिडेंट इन ऑर्डर आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर एक लिस्ट तैयार करेंगे। उस लिस्ट को कौन फर्दर मॉडिफाई कर सकता है? पार्लियामेंट ही मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, हत्ती ट्राइब को भी मिला है स्टेटस। वो कहाँ से हैं? तो हिमाचल प्रदेश से। नरी कोरावन और कुरी विकरण कहाँ से हैं? तो तमिलनाडु से हैं। बिंजिया कहाँ से हैं? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ से, मेनली छत्तीसगढ़ से हैं। नरी कोरावन जो है जैकाल कैचर से है। कुरी विकारास बर्ड ईटर्स है। और बिंजिया जो है वो आपको उड़ीसा में मिलते हैं और झारखंड में भी मिलते हैं। ठीक है, एंटी कन्वर्जन बिल कहाँ पास हुआ है? कर्नाटका में पास हुआ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। तो इसका क्या मेन फंडा था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो नेचर था वो चेंज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये विवाद नहीं होता है कि यहाँ मस्जिद है, पहले हिंदू टेम्पल हुआ करता था। तो जो भी एक्चुअली में प्लेस ऑफ वर्शिप का नेचर है ऑन इंडिपेंडेंस वो वही रहेगा। अब केवल एक एक्सेप्शन है, राम जन्मभूमि वाला, अयोध्या वाला जो विवाद था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि, तो वो उसके एक्सेप्शन के अलावा इंडिपेंडेंस में जो प्लेस ऑफ वर्शिप का नेचर था वही कंटिन्यू रहेगा। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो जो हम लोग का रिजर्वेशन है दैट इज़ अप्लीकेबल अप टू 2020, हर 10 साल से बढ़ाते हैं। तो अभी 104th अमेंडमेंट से उसको 2030 तक किए, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए नहीं बढ़ाए। 331 एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन देता है लोकसभा में 2 लोगों को, और 333 1 लोगों को देता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट है, एक्ट टू ग्रांट स्टैट्यूटरी कवर टू ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैमिली कोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैज़ कम इनटू फोर्स। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट, तो एक पहले एक्ट था 1988 का, उसके बाद उसमें दिक्कत क्या थी कि इस एक्ट के तहत रूल्स नहीं बना सकती थी। इस एक्ट के तहत कोई एडजुडिकेटिंग बॉडी या कोई रेगुलेटर नहीं था, और ना ही कॉन्फिस्केशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी कर सकती थी गवर्नमेंट। तो 2016 में एक्ट बनाई और इसमें तीनों कुछ कर सकती है गवर्नमेंट। रूल्स बना सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है, और रूल्स बना सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है, और एडजुडिकेटिंग बॉडी भी है, और ट्रिब्यूनल और रेगुलेटर्स वगैरह भी है। इन्हीं में प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट्स से जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे कोई पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन अब देखिए कि जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ लोग इंडिया छोड़ के चले गए पाकिस्तान, तो ये जो प्रॉपर्टी जो छोड़ के गए होंगे डेट इज़ एनिमी प्रॉपर्टी, इनिमी की प्रॉपर्टी। अब जो पाकिस्तान का सिटीजन है वो इंडिया के लिए तो इनिमी हो गया ना, तो उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में जो होगी वो इनिमी प्रॉपर्टी होगी। तो उस इनिमी प्रॉपर्टी को गवर्न करने के लिए एक एक्ट है 1968 का। ठीक है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को चेंज किया गया। किस लिए चेंज किया गया? कि पहले क्या था कि सनराइज टू सनसेट ही फ्लैग को फ्लाई कर मतलब फ्लैग रह सकता था। अब क्या है कि थ्रू आउट द नाइट भी फ्लैग को फ्लाई कराया जा सकता है बिल्डिंग्स के ऊपर। उसके अलावा पहले जो किस किस मटेरियल का बनता था, तो जिस जिस मटेरियल का बन सकता था अब पॉलिस्टर के लिए का भी बन सकता है। तो ये 2 चीज़ फ्लैग कोड में चेंज किया गया। क्यों किया गया? हर घर तिरंगा मूवमेंट के लिए। नेशनल बिल्डिंग कोड कौन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से रिलेटेड है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उसको बनाता है। अब इंपॉर्टेंट बॉडीज़ देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। ठीक है, अब एक UIDAI है,
ठीक है, ये आपका 2016 के एक्ट के मुताबिक बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, 12 डिजिट का आधार नंबर होता है। ठीक है, अगर कोई मर जाता है तो हाँ आधार नंबर को डिलीट किया जा सकता है। उसके अलावा 10 साल में एक बार अपडेट करना होगा आधार के रिकॉर्ड्स को। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पेंडेंसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास काफ़ी कम हो गई। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था। अब इनका जो सर्विस कंडीशन है और सैलरी है, ये अब एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। ये 3 साल तक रह सकते हैं या 65 साल की उम्र तक रह सकते हैं। अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। होम मिनिस्टर किस केस में रहता है? तो विजिलेंस कमीशन के केस में रहता है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट तो है ही है। पहले क्या था कि जो सैलरी ऑफ सीआईसी एंड आईसी था एट द सेंट्रल लेवल, वो इक्विवेलेंट था टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड हो गया है कि सर्विस कंडीशन क्या रहेगी और सैलरी क्या रहेगी। अब कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। सीबीआई है, 1963 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत आता है। डीएसपी एक्ट से पावर लेता है, संथानम कमेटी के द्वारा बनाया गया था। इसको विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको केस्ड पैरेट कर दिया है। इसका जो हेड होता है वो 2 ईयर टेन्योर उसको मिलता है, लेकिन हाँ फर्दर 3 साल का, मतलब एक साल का 3 बार एनुअल टेन्योर इनका बढ़ाया जा सकता है। और सीवीसी को भी असिस्ट करता है, लोकपाल को भी असिस्ट करता है, इवन इंटरपोल को भी, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरपोल में। कौन? सीबीआई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर 1952 में बना था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत आता है। ईडीआई डायरेक्टर उसको हेड करता है, 2 ईयर टेन्योर होता है, 3 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। कौन सा एक्ट्स इंप्लीमेंट करता है? फीमा, पीएमएलए और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस किस में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है, हेडेड बाय ईडी डायरेक्टर होता है। और उसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में बनाया गया था टेररिस्ट रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो कुछ 8 या 9 एक्ट्स हैं जिससे रिलेटेड ये केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। स्टेट अपना सपोर्ट देने के लिए उनके ऊपर स्टेट बाउंड है, मतलब बाइंडिंग है स्टेट्स के लिए सपोर्ट करना एनआईए को। उसके अलावा सीवीसी है, तो सीवीसी 1964 में बना था। ठीक है, और इसमें जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑफ पीएम, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। 65 साल तक रह सकता है, नहीं तो 4 साल तक रह सकता है। उसका 2 विजिलेंस कमिश्नर भी होता है। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अगर देखें तो अभी हाल फिलहाल में इसके फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है। और ये पीसीआई एक्ट 1978 के तहत है। टेन्योर 3 साल का होता है। चेयरमैन होता है, 28 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चेयरमैन इज सेलेक्टेड बाय लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन एंड ए मेंबर इलेक्टेड बाय द पीसीआई। ठीक है, अब ये लास्ट जो मिसलेनियस सेक्शन है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे अर्बन लोकल बॉडीज़ है। तो अभी क्या है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट किया गया था, जिसमें तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रीयूनिफाई कर दिया गया है। ठीक है, स्प्लिट अप किया गया था बालकृष्णन कमेटी के द्वारा और वीरेंद्र प्रकाश कमेटी के द्वारा। जो दिल्ली का जो आर्टिकल जो लगता है वो 239 है। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना था मद्रास में। लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और पार्ट 9A है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है किससे रिलेटेड? म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड। तो अब काउंसलर्स होते हैं कि जैसे एक तरह से होता है ना, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है। तो अब यहाँ लेजिस्लेचर में एक तरह से काउंसलर्स जो हो गए एक तरह से एमएलएस की तरह हो गए, लेजिस्लेटर्स हो गए। और उनमें से एक जो कोई चूज़ करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेयर। और उसका एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो होता है वो सीईओ के पास होता है या फिर एमडी ऑफ द जिला परिषद के पास होता है। तो वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेयर के पास उतनी पावर नहीं हो पाती। पहली बात, एक तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, और दूसरी बात होती है उतनी पावर भी नहीं हो पाती है। कोलकाता में क्या है ना, एक्चुअली मेयर काउंसलर्स का भी हेड हुआ और साथ में एग्जीक्यूटिव हेड भी हुआ जिला परिषद का।
तो केरला मॉडल ऑफ मेयर, कलकत्ता मॉडल ऑफ मेयर को फॉलो कर सकते हैं। अब क्या है कि ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब कैग ने क्या बोला है कि हम लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसके भी कैग से रिलेटेड हम उससे उसके रिलेटेड ऑडिट से भी हम कुछ कुछ बताते रहेंगे स्टैंडर्ड्स कैसे ऑडिट करना है। तो कैग जो होता है अपॉइंटेड होता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 6 साल या फिर 65 साल तक रह सकता है। सर्विस कंडीशन क्या होता है, सेम एज द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा फिर जो एक एक्ट है कैग, ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। अब कैग जो होता है, ही इज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड टू द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पंचायती म्यूनिसपैलिटीज़ का अकाउंट ऑडिट कैसे होगा, ये अभी क्या है स्टेट गवर्नमेंट थ्रू लॉ बताती है, लेकिन एक्चुअली वो कैग को बताना चाहिए, तो उस चीज़ से रिलेटेड है। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड है, एक लैंड नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था, उसके बाद अब आ गया डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक स्वामित्व स्कीम भी चल रहा है जिसमें ड्रोन से हम सर्वे करने के बाद प्रॉपर्टी कार्ड्स वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विलेजर्स को। उसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके लैंड रिकॉर्ड्स बना रहा है। एक कर्नाटका में भी एक भूमि प्रोजेक्ट है जो काफ़ी फेमस है। और तेलंगाना का एक धारनी प्रोजेक्ट भी है। लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या है कि जो भी एसडीजीज है तो उसका डिफरेंट स्टेट्स में कैसा कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो वो देखना है। और साथ में पंचायत लेवल पे भी इसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाए तो वो देखना है। तो कौन देखेगा, तो मिनिस्ट्री, पंचायत लेवल पे कौन देखेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। टोटल 17 एसडीजी से कौन कौन सा है तो वो आप याद कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्रीमियर ऐसे सवाल डायरेक्टली नहीं आएगा, और मेंस में आ सकता है, मेंस में भी सवाल डायरेक्टली नहीं आएगा। आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप कोट कर सकते हैं। हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, वुमेन हुआ, एनर्जी हुआ, हर जगह है आपका, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, हर जगह आपका एसडीजीज है, तो आप पूरे जीएस के आंसर में उसको कोट कर सकते हैं। उसके अलावा नहीं है क्या उधर? कुछ बोली थी क्या? अच्छा एक मिनट बोलिए। हाँ, तो अभी ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस रिलेटेड अभी हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने फुटबॉल से रिलेटेड एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बना दिया था। तो अब फीफा का बोलना था कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कोर्ट का इन्फ्लुएंस हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये सही नहीं है। तो जो इंडियन एसोसिएशन है फुटबॉल्स का, तो उसको बैन कर दिया था। तो ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप होने वाला था, शायद से अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला था, तो इसमें इंडिया को पार्टिसिपेट करना था, और शायद से इंडिया में हो रहा था। तो फर्दर फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा ठीक है, हटा दो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, और फर्दर फिर जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन पे जो बैन था उसको फीफा ने लिफ्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब एक अगला है रूल्स फॉर द रिजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब 2019 में एक आईएएस ऑफिसर ने रिज़ाइन किया था सर्विस में, उसको अब रीइंस्टेट कर लिया गया है। तो अभी ये कौन सा रूल्स लगता है, डीसीआरबी रूल्स लगता है 1958 का, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958। अब क्या होता है कि जो डीसीआरबी रूल्स क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट एन ऑफिसर टू विड्रॉ हिज रिजिग्नेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले रिज़ाइन करने के लिए एक लेटर दे सकता है, लेकिन उस लेटर को जब जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक आप माना जाएगा आप रिज़ाइन नहीं किए हो। तो उस लेटर को विड्रॉ करने के लिए भी परमिशन दे सकती है गवर्नमेंट, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर द विड्रॉवल ऑफ रिजिग्नेशन वेयर द मेंबर इज एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी।
अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हो गया, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट में रोल प्ले करने लगा, या किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ कैनवासिंग वगैरह करने लगा, तो उस पर्टिकुलर केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के लिए परमिशन नहीं देगी। पहले क्या हुआ कि एप्लीकेशन दिया कि हमको निकलना है सर्विस से, गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अभी तक निकला नहीं है, तो फिर उसका मन कर गया कि नहीं नहीं नहीं, हम एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो विड्रॉ कर सकती है, लेकिन वो तभी होगा जब ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। लेकिन अगर वो कुछ इलेक्शन से रिलेटेड या कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है तो गवर्नमेंट उसको विड्रॉ करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। ये डीसीआरबी रूल्स में लिखा हुआ है। और resignation of IAS officer must be submitted to Chief Secretary of the State in case of an officer is serving in the state, the Secretary of the concerned Ministry of the Department in case of an officer who is on central deputation. Or only after recommendation of the concerned cadre या state is received, the competent authority central government consider the officer's resignation. Competent authorities कौन कौन है? IAS के लिए DOPT है, IPS के लिए MHA है, और IFS के लिए MOEF-CC है। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने एक नेशनल स्टैंडर्ड्स क्रिएट किया है सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस किसके द्वारा डेवलप किया गया है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है, और ये इस्टेब्लिश किया गया था थ्रू गैजेट इन 2021, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। और सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय एन ऑफिसर इन द ग्रेड ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजिग्नेटेड एज सेक्रेटरी टू कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ठीक है। अब सिविल सर्विसेज के बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या, एक मिशन कर्मयोगी है, अभी हाल में ही लॉन्च किया गया, उसी के तहत ये सब लॉन्च किया गया, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और आई गॉट पोर्टल वगैरह। एक आरंभ है, सभी कोर्सेज के फाउंडेशन कोर्स एक साथ हो रहे हैं। नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी भी है, किस तरह से ट्रेनिंग करना है, तो 96/2012 की पॉलिसी है। लैटरल एंट्री वगैरह को भी अलाउ कर रहे हैं। ठीक है। अब पुलिस कमिश्नरेट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो 2 सिस्टम चलता है, एक होता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम और एक होता है डुअल कमांड सिस्टम। अब होता है कुछ पावर्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैजिस्टेरियल पावर्स। वो पावर्स क्या हुई? आपको अरेस्ट वारंट जारी करना है, या फिर आपको गन का लाइसेंस देना है, या आप तो 144 धारा जारी करनी है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है अंडर 151 ऑफ CRPC। तो इस पर्टिकुलर की ये सबको मैजिस्टेरियल पावर्स बोलते हैं। डुअल कमांड सिस्टम में ये मैजिस्टेरियल पावर्स जो होते हैं ना DM के पास होती है। तो SP पुलिसिंग फंक्शन देखता है, लेकिन ये मैजिस्टेरियल पावर्स DM के पास होती है। और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में बड़े बड़े शहर में होता है, इसमें पुलिसिंग भी पुलिस के पास होती है और ये मैजिस्टेरियल पावर्स भी पुलिस के पास होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि अब बड़े बड़े शहर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अब वो SP जाके अब DM से पूछे, तो इस पर्टिकुलर पर्पज से। और जनरली 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो रिकमेंडेड होता है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ही होना चाहिए। और डुअल कंट्रोल या डुअल कमांड सिस्टम में क्या होता है कि एक्चुअली SP की अकाउंटेबिलिटी हो जाती है DM पे। तो अभी क्या है, UP में ऑलरेडी पहले नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आ गया था। अब कुछ कुछ एरियाज़ में फर्दर बढ़ा दिया गया है। कौन कौन एरियाज़ में? कानपुर और वाराणसी में। उसके अलावा प्रोबिटी पोर्टल है। प्रोबिटी पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है? तो DOPT के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें क्या होंगे कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अगेंस्ट कितने केसेस पेंडिंग है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी, या फिर कितनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट, तो ये सब डेटा होगा उस पोर्टल पे। ठीक है। ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ठीक है। तो ये किसने किया है? तो बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो US, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, वो सब ने किया है, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। ठीक है। इन द एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स WGI, ए की इनपुट फॉर इंडिया साउंड रेटिंग्स, इंडियाज स्कोर्स वेयर मच बिलो इट्स पीयर ऑन ऑल काउंट्स। बस इतनी चीज़ आपका काम का है। उसमें अब क्या क्या है इंडिकेटर्स हैं? तो कंट्रोल ऑफ करप्शन है, रूल ऑफ लॉ है, रेगुलेटरी क्वालिटी है, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वॉइस
एंड अकाउंटेबिलिटी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया का रैंक यहाँ पे 150 चला गया था। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। सेंसस टाउन्स का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है कि पॉपुलेशन 4000 हो, डेंसिटी 400 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो और 45 और 75% से ज़्यादा लोग नॉन फार्म में, नॉन एग्रीकल्चर में हो। मेघालय गवर्नमेंट ने मनरेगा को सेंसस टाउन में भी इम्प्लीमेंट कर दिया, मेघालय ने किया है। ई गवर्नमेंट सर्वे किसका है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जो यूएन का है, यूएनडेसा का है ई गवर्नमेंट सर्वे। पर्सनालिटी राइट्स क्या होती है? दिल्ली गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ राइट्स पर्सनालिटी राइट होती है। अब इससे सेलिब्रिटीज़ की वॉइस वगैरह ये सब पर्सनालिटी राइट्स में आ जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक ऑलरेडी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक माधव मेनन कमेटी बनाई थी, जिसमें बोला गया था कि केवल प्राइम मिनिस्टर्स का, चीफ मिनिस्टर का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, इन लोगों का ही फ़ोटो केवल यूज़ किया जा सकता है। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट क्यों जरूरी है? अवेयरनेस ऑफ द स्कीम्स के लिए। पर दिक्कत क्या होती है कि वो ज़्यादा अगर खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट पे, तो जो रूलिंग पार्टी है उसको एक तरह से फेवर मिल जाता है अपना पॉलिटिकल कैनवासिंग करने के लिए। तो ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, लेकिन पॉलिटिकल कैनवासिंग भी नहीं करना है। तो इसीलिए क्या है कि अब मिनिस्टर्स का, एमएलएस का फोटो नहीं होना चाहिए, केवल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सीजीआई या प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन लोगों का ही पिक्चर यूज़ करके आप पॉलिटिकल इन लोगों का पिक्चर्स यूज़ करके आप अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसका है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का है। तो इंडिया का रैंक 77 आउट ऑफ 140 कंट्रीज। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हैं? तो कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NECL ने 1 मिलियन ट्रांजेक्शन्स को क्रॉस कर लिया है, ठीक है। ये इंडिया की पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, ठीक है। इट इज़ रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। It acts as a repository of legal evidence holding the information pertaining to any debt or claim। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना हो गया, तो डेट इज़ ऑल। तो ये जो पॉलिटी का जो पार्ट 2 था, तो उसको भी हम लोगों ने कर दिया। तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है प्रीलिम्स के एंगल से, तो उसको हम लोगों ने डील कर लिया। तो इस वीडियो के साथ साथ पॉलिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 भी हो गया, कल्चर भी हो गया, सोशल इशूज़ भी हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो टेक्नोलॉजी का डालूंगा, फिर उसके बाद 3 सेक्शन बच जाएंगे, IR, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। आपको किस से रिलेटेड वीडियोस पहले चाहिए बताइएगा। आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्जन है वो मैं आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।